अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। तो आज हम फिर एक बार 7th क्लास का सोशल साइंस लेके आपके सामने हाजिर। डेट 2 जून 2020। टॉपिक मुगल एम्पायर। तो पिछले लेक्चर में हमने मुगल एम्पायर में जो पढ़ा वो हमने अकबर के बारे में पढ़ा और जहांगीर के बारे में। तो आज हम जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है मुगल एम्पायर का, यानी जहांगीर का बेटा शाहजहां के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शाहजहां यानी कि अब तीसरा मुगल रूलर जो था शाहजहां, 1628 टू 1657 तक। जहांगीर के बाद जहांगीर के बेटे शाहजहां ने थ्रोन संभाला। शाहजहां ने 1628 में तख्त संभाला। तो शाहजहां को माना जाता है आर्किटेक्चर, यानी कि आर्किटेक्चर के लिहाज से शाहजहां बहुत मशहूर था, यानी कि उसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स बनवाए इंडिया में। तो इस ये यानी कि ये ज़्यादा पसंद करता था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से ज़्यादा पसंद था। तो इसलिए शाहजहां के दौर हुकूमत को गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड भी कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड, गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड। शाहजहां के दौर हुकूमत को गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड कहा जाता है। ये इसी वजह से इसे गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि इसने आर्किटेक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया, आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके उसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स बनवाए। तो जो शाहजहां था शुरुआत में, यानी कि स्टार्ट में पहले इसे राजपूत रिवोल्ट्स जैसे दक्कन के गवर्नर बहुत सारे यानी कि रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ा। तो बाद में शाहजहां ने उन रिवोल्ट्स को यानी कि उनको कुछ रिवोल्ट को सप्रेस करके वो उसने आर्किटेक्चर पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। तो इसके बाद शाहजहां के बाद एक और मुगल रूलर आता है जिसका नाम औरंगजेब था। औरंगजेब 1658 टू 1707। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। तो इसने शाहजहां के बाद औरंगजेब ने जब थ्रोन संभाला 1658 में, उसे आलमगीर का टाइटल मिला। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर। उसे आलमगीर का टाइटल मिला, आलमगीर। तो क्योंकि औरंगजेब ने अपनी हुकूमत को एक्सपेंड करने के लिए यानी कि बहुत सारी कोशिश यानी कि बहुत कोशिश की, जैसे कि वो 1681 से लेकर 1707 तक यानी 25 साल तक वो सिर्फ दक्कन में रहा। दक्कन में वो इसलिए रहा, इस मकसद से रहा ताकि वहाँ पे जो मराठास थी, वहीं के बीजापुर और गोलकोंडा, वो मराठा रूलर्स थे, इनके मराठा वहाँ पे मराठास की हुकूमत थी, उनको सप्रेस करना था, उनको क्रश करना था। तो आखिरकार इसने उनको क्रश किया। तो बाद में क्या हुआ, ये जो मुगल जो रूलर्स थे, सभी मुगल रूलर्स पीस यानी कि ये लग्जरियस लाइफ गुजारते थे। ज़्यादातर ये लग्जरियस लाइफ की इनके ज़्यादा फाउंड थे लग्जरियस लाइफ के। तो अब हम आते हैं इनकी, इसने बहुत सारे रिवोल्ट्स को सप्रेस किया, जैसे राजपूत को सप्रेस किया, और राजपूत को जोधपुर और मेवाड़ में सप्रेस किया।
उसके बाद सतनामास को, जो मेवाड़ के सतनामास उनको वहाँ पे सप्रेस किया। तो बंडला राजपूत को, जो थी बंडला राजपूत ने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई थी, उनको ईस्टर मालवा में उनको सप्रेस किया। तो जो सिख्स थे, सिख्स को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। औरंगजेब की दूसरी हुकूमत में सिख्स को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, मुगल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन पे अब आते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि एम्पायर जो होता था मुगल एम्पायर में, वो कमांडर इन चीफ, वो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी होता था। यानी कि आर्मी का कमांडर इन चीफ एम्पायर होता था। और वो डायरेक्टली अपॉइंट करता था, ऑप्शंस को डायरेक्टली अपॉइंट करता, ही अपॉइंटेड ऑप्शंस डायरेक्टली। और जो वजीर होता था, वजीर वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करता था, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके अंडर होता था। तो सदर जो था वो चीफ एडवाइजर, एज ए चीफ एडवाइजर एक्ट करता था एम्पायर को, यानी कि सदर वो चीफ एडवाइजर होता था एम्पायर का, यानी रिलीजियस मैटर्स में उसे वो सलाह मशवरा देता था। तो वो कुछ पल के कुछ वक्त कुछ समय वो क्या करता था, वो चीफ जज भी, एज ए चीफ जज भी एक्ट करता था। तो बख्शी जो होता था वो पेमेंट, वो पे मास्टर होता था, पे मास्टर जनरल होता था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जो इसमें होता है खान का ही समन और मीर खान का ही समन या मीर समन जो होता था, वो इंचार्ज होता था पुलिस, वो इंचार्ज होता था रॉयल हाउस होल्ड का। और कोतवाल जो होते थे, कोतवाल इंचार्ज होता था पुलिस डिपार्टमेंट का, कोतवाल पुलिस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता था। तो ये थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इन पे इनकी इकोनॉमी और सोसाइटी देखेंगे। अब इसके अलावा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर ने इसमें क्या किया था, अकबर ने अपने प्रोविंस को, एम्पायर को, होल एम्पायर को 15 प्रोविंस में, 15 सूबों में तकसीम किया था। 15 प्रोविंसेस यानी कि सूबाज। अकबर हैड डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 15 सूबाज। तो हर सूबा का जो हेड होता था वो सूबेदार होता था, सूबेदार हर सूबे का हेड होता था। तो हर सूबा, इसके अलावा हर सूबा सरकार और परगनाज में डिवाइड हुई थी। और ईच जो हर परगना होती थी वो विलेजेस में डिवाइड हुई थी। तो हर एक विलेज का जो हेड होता था वो फौजदार होता था। तो ये जो विलेज होता था, विलेज में पटवारीस, चौकीदार, मुकदम वगैरह, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी अकबर ने। तो अब इकोनॉमी और सोसाइटी पे आते हैं हम। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी और सोसाइटी क्या थी? जो मुगल एम्पायर की इकोनॉमी और सोसाइटी थी, यानी कि मेन ऑक्यूपेशन जो लोगों का था वो था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी पे लोग ज़्यादा मुनसब थे। इसके अलावा लोग तजारत भी करते थे, ट्रेड वगैरह भी करते थे, जैसे कि वो टेक्सटाइल्स, पेपर, इंडिगो, ओपियम, सॉल्ट पेपर वगैरह जैसे आइटम्स को एक्सपोर्ट भी करते थे। तो इम्पोर्ट जो आइटम्स वो करते थे, इसमें था गोल्ड, हॉर्सेस, रॉ सिल्क, मेटल्स और कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी थे, ड्रग्स वगैरह, ये वो इम्पोर्ट करते थे। तो इसके बाद आता है रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी
अंडर मुगल रूल। क्योंकि जो मुगल्स थे, सारे मुगल रूलर्स जो थे वो मुस्लिम्स थे, यानी कि इस्लाम को फॉलो करते थे, सिवाय अकबर के। अकबर भी चूंकि मुसलमान था, लेकिन उसने अपना मजहब यानी कि दीन इलाही, उसने अपना मजहब बनाया था। तो उसका ये मकसद, मजहब बनाने का मकसद था यूनिवर्सल हार्मनी, यानी उसने अपना मजहब दीन इलाही बनाया था। बाकी जो मुस्लिम ये मुगल रूलर्स थे, वो इस्लामिक रूल्स फॉलो करते थे, इस्लामिक रूल्स के मुताबिक हुकूमत करते थे। तो बाद में जो जब अकबर ने दीन इलाही बनाई, तो शाहजहां और जहांगीर ने भी इस दीन इलाही को, औरंगजेब इस अकबर की इस रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो किया। क्योंकि जो औरंगजेब था, औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, यानी सुन्नी मुस्लिम था। तो उसने हिंदूज पे जाजिया टैक्स इम्पोज किया, और बहुत सारे मंदिर यानी टेम्पल्स को तोड़ा, उनको डिस्ट्रॉय किया और उनको मस्जिद में कन्वर्ट किया। तो ये था मगर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल रूल। तो होप आपको समझ आएगा बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।